माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, जब हम कोई भी भाषा या लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या सीखते हैं, अक्षर माला जो होती है। जैसे इंग्लिश में आप एबीसीडी सीखते हैं, हिंदी में आप अ आ इ क ख ग घ सीखते हैं। उसके बाद में हम सीखते हैं उस अक्षर माला जो अक्षर होते हैं उनसे शब्द बनाना, और फिर हम सीखते हैं शब्दों को जोड़ के वाक्य तैयार करना। लेकिन जब हम वाक्य सीखते हैं तो वहां पे कुछ नियम होते हैं। किसी भी भाषा में, आप दुनिया की कोई भी भाषा ले लीजिए, उसमें जो भी वाक्य आप पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई नियम होना आवश्यक होता है। उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है। उसी का एक भाग होता है काल। जो वाक्य होता है उसको पढ़ते समय आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन से काल में आप वो वाक्य बोल रहे हैं, मतलब सामने वाले को भी जो मतलब आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, उसे समझ में आए। जैसे मैं कल वहां गया था, ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ। तो उसी प्रकार से हम किसी भी भाषा को सीखते समय, जैसे आप व्याकरण जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही काल को ध्यान में रखना भी वहां पे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम पुनरावलोकन करेंगे, रिवीजन करेंगे काल इस टॉपिक पे। काल की हम पहले परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब जो भी क्रिया घटित हो रही है वो क्रिया किस काल में हो रही है, इस बात का हमें पता होना आवश्यक होता है। ओके, इसका ज्ञान होना हमें जरूरी है। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। मतलब दो चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। क्रिया किस समय हो रही है, होने वाली है या हो चुकी है, या क्रिया जो चल रही है वो अधूरी है या पूर्ण हुई है। इन बातों का ध्यान हमें वहां पे देना है। इन चीजों के मदद से हम बता सकते हैं कि ये कौन से काल का वाक्य है या किस काल के हम बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे हैं मतलब वो अभी खेल रहे हैं, इस समय खेल रहे हैं, और मैडम अभी पढ़ा रही है। ठीक है। या आप कह सकते हैं सर अभी हिंदी की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मतलब ये वर्तमान चल रहा है, अभी ये कार्य हो रहा है। आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। या दूसरा हो सकता है, बच्चे खेल रहे थे, पहले कभी तो भी खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। आपकी गणित की जो अभी कक्षा समाप्त हुई है, तो गणित की कक्षा में जो मैडम पढ़ा रही थी, अभी पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं पढ़ा रहे, वो कब पढ़ा रहे थे, थोड़ी देर पहले आपकी गणित की कक्षा में आपके अध्यापिका आपको वहां पे पढ़ा रहे थे। बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलने वाले हैं, अभी वो खेल रहे हैं नहीं, खेल चुके हैं नहीं, अभी वो खेलने वाले हैं। और मैडम पढ़ाएगी, अगली जो कक्षा आपकी होने वाली है उसमें आपको मैडम या आपके जो अध्यापक है या अध्यापिका जो भी है वो आपको पढ़ाने वाले हैं, मतलब वो आने वाले समय की बात हो रही है। तो पहले जो दो वाक्य देखे उसमें जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। बाद में जो दूसरा हमने वाक्य देखे, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, उसमें हमने जो वाक्य देखे उसमें क्या देखा कि ये जो वाक्य हैं यह अभी खत्म हो चुके हैं, मतलब अभी जो चल नहीं रहे, वो पहले घटित हो चुकी है वो क्रियाएं। और तीसरा जो वाक्य उसमें जो क्रियाएं हैं वो आने वाले समय में होने वाली है। तो पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। इन क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। जो हम वाक्य पढ़ रहे थे उस समय क्या समझ में आता है कि क्रिया किस समय में समाप्त होने वाली है, या किस समय में चल रही है, या किस समय में होगी। इन बातों का हमें वहां पे पता चलता है, मतलब वक्त का, समय का यहाँ पे इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें
बोध होता है। काल के भेद, काल के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। जो समय बीत चुका है, मतलब आपकी गणित की कक्षा समाप्त हो चुकी है, तो वो क्या हो गया? भूतकाल। भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है। अब इस कक्षा के बाद में आपकी और एक कक्षा होने वाली है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं अब होने वाली हैं। तो मतलब अगले माह में या उसके अगले माह में आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो क्या हो गया? आपका भविष्य हो चुका है। मतलब भविष्य में वो क्रिया होने वाली है। कौन सी? परीक्षा जो है आपके, वो भविष्य में होने वाला है। अभी चल रहे हैं क्या? नहीं। हो चुके हैं क्या? हो चुके, परंतु अभी 9वीं कक्षा के हुए क्या? नहीं, वो 8वीं कक्षा के हुए थे। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं अभी आपके भविष्य में होंगी। वर्तमान काल की परिभाषा हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, तो वर्तमान काल से क्या होता है? वर्तमान में वो घटनाएं घटित हो रही, वो क्रियाएं घटित हो रही है, इसका हमें बोध होता है। उदाहरण के तौर पे पिताजी समाचार सुन रहे हैं। सुन रहे थे अगर ऐसा आता तो पहले हो चुका है। सुनेंगे ऐसा आता तो भविष्य की बात होती, लेकिन सुन रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं पिताजी? अभी समाचार सुन रहे हैं। पुजारी पूजा कर रहा है, अभी पुजारी क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। और प्रियंका स्कूल जाती है, अभी क्या करती है प्रियंका? प्रियंका स्कूल जाती है। तो तीनों भी जो वाक्य हैं, इन्हें पढ़ने के बाद हमें ये बोध होता है कि तीनों भी वाक्य जो हैं वर्तमान काल के हैं। मतलब ये जो क्रिया है वर्तमान में हो रही है। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ये जो क्रियाएं हैं वो क्या है? वर्तमान काल की क्रियाएं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है और हैं आदि आते हैं। कौन कौन से पदों का प्रयोग करेंगे हम वहां पे? ता, ती, ते, है और है, ये पदों का हम वहां पे प्रयोग करेंगे। तो ये था वर्तमान काल की परिभाषा। अब वर्तमान काल के कुछ और उपभेद होते हैं। कुल कितने उपभेद हैं? 5 उपभेद हैं। तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान के फिर से कुल कितने उपभेद हैं? 5। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। ये हो गए वर्तमान काल के कुल 5 भेद। अब एक एक जो वर्तमान काल के कुल 5 भेद है, उनमें से एक एक को हम अच्छे से भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि सामान्य रूप से यह क्रिया वर्तमान में घटित हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे जानने की कोशिश करें, तो जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, जो क्रिया वर्तमान में अगर सामान्य रूप से हो रही है, तो उसे भी सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं, या वो क्रिया सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का, वह सामान्य वर्तमान होता है। यानी यहाँ पे एक हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में अगर अच्छे से समझना चाहे, तो ये बिंदु आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जब कार्य वर्तमान में हो रहा हो और उसके अपूर्ण होने के कोई भी संकेत ना हो,
अपूर्ण मतलब अधूरा होने के कोई भी संकेत ना हो तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। कब? जब वो कार्य वर्तमान में हो रहा हो और उसके अपूर्ण अधूरे होने का कोई संकेत ना हो। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, बच्चा जो है खिलौनों से खेलता है। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, वर्तमान में है, किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, मतलब उस पर वो अधूरा भी नहीं है और डाउटफुल भी नहीं है। अनिश्चित मतलब डाउटफुल। अतः यह सामान्य वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है। कब देता है? अभी देता है। राम अखबार पढ़ता है, राम क्या करता है? अखबार पढ़ता है। तो ये तीनों भी वाक्य में जो क्रियाएं हैं वो कब की हैं? वर्तमान की है। ना यहाँ पे संदेह है और ना ही यहाँ पे ये वाक्य अपूर्ण है। ये क्रियाएं अपूर्ण भी नहीं है, ना ही यहाँ पे संदेह, इसलिए ये क्रियाएं जो है सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाएगी। सामान्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है और ते है, ये पदों का प्रयोग हो, ये शब्दों का प्रयोग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कह सकते हैं। अगला जो है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। मतलब जब क्रिया वर्तमान में तो चल रही है परंतु वह पूर्ण नहीं हुई है, तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण के लिए, मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन क्या कर रहा है? विद्यालय जा रहा है, लेकिन वो पहुंच चुका है क्या? नहीं। ये क्रिया अभी अपूर्ण है, अधूरी है, पूर्ण नहीं हुई है। विद्यालय वो पहुंचा नहीं पहुंचा, इसलिए वो अपूर्ण कहलाएगा। वाक्य में जाने का जो कार्य है अभी वो हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान है। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे हम देखते हैं। वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ने की क्रिया भी यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, लिखने की क्रिया यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, और वर्षा जो हो रही है वह क्रिया भी, होने की जो क्रिया है वो भी अभी समाप्त नहीं हुई है। ये अपूर्ण है, तीनों भी क्रियाएं अपूर्ण है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण या क्रियाएं कहलाई जाएगी। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि आते हैं। अगला देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट। पूर्ण वर्तमान काल को क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। अभी अभी वर्तमान में यह क्रिया समाप्त हुई है, परंतु यह वर्तमान में समाप्त हुई है, पूर्ण हुई है। वर्तमान में क्या हुई है? पूर्ण हुई है, इसलिए इसको पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, मैंने पतंग उड़ाई है। यहाँ पे आप जो क्रियाएं देख रहे हैं, यह वाक्य को पढ़ने के बाद हमें बोध हो रहा है ये वाक्य अभी अभी ये समाप्त हुए हैं, मतलब वर्तमान में ही समाप्त हुए हैं, पूर्ण हुए हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण कहलाए गए। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए प्लस है या हूं आदि आते हैं। अगर वाक्य के अंत में जो जिसे हम सेकेंड लास्ट वर्ड कहते हैं, जैसे आया, उसमें आ की मात्रा आ गई, पढ़ी उसमें ई की मात्रा आ गई, खाया आ की मात्रा आ गई। अगर आ की मात्रा आ रही है उसके बाद में
वाक्य के अंत में है या हूं से समाप्त हो रहा है वाक्य, तो वह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कहलाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध मतलब डाउटफुल, जिसपे हमें शंका हो, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो। देखिए, वर्तमान काल में संदेह नहीं है, परंतु क्रिया के होने न होने पे संदेह है कि क्रिया होगी या नहीं होगी, इससे हमें शंका है। परंतु उसके वर्तमान काल पे जब शंका नहीं होती है तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, या अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रेजेंट डाउटफुल। सरल शब्दों में जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहीं पर मिलता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आपका XYZ जो मित्र है वो क्या कर रहा है, तो उस टाइम आप क्या कहेंगे कि वह शायद अभी खेल रहा होगा। खेल रहा होगा, इसका अर्थ क्या हुआ है कि आप श्योर नहीं है, वहां पे आप 100% नहीं कह सकते कि वो सच में खेल रहा है, यह आपका क्या अंदाज है। इसीलिए आप इसे क्या कहेंगे कि वो शायद खेल रहा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो वर्तमान के बारे में शंका है नहीं, लेकिन वो सच में वो क्रिया हो रही है नहीं, इस बात पे हमें यहाँ पे शंका है। तो वैसे ही जैसे माँ खाना बना रही होगी, वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान है, यहाँ पे डाउट है ये क्रिया सच में होगी या नहीं होगी, हो रही है या नहीं हो रही है, परंतु वर्तमान में कोई भी उसकी शंका नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण माने जाएंगे। अन्य उदाहरण देखते हैं। राम अखबार पढ़ता होगा। राम क्या कर रहा है? राम अखबार पढ़ता होगा। सच में पढ़ रहा है नहीं हमें नहीं पता, परंतु हम शायद सोच रहे हैं कि वो शायद पढ़ रहा होगा। हलवाई मिठाई बनाता होगा। हलवाई क्या कर रहा है? हलवाई मिठाई बनाता होगा। यह तीसरा उदाहरण देख सकते हैं हम। आज विद्यालय खुला होगा। आज जो है विद्यालय खुला होगा। 100% कह सकते हैं नहीं, जब हम डाउट में रहते हैं, हमें शंका होती है किसी चीज की, तब हम ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण देख सकते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं। अगर इन पदों का प्रयोग वहां पे होता है, कौन से ता होगा, ती होगी या ते होंगे, तो उससे क्या समझ में आता है हमें कि ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। अगला देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल। ओके, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। मतलब संभाव्य वर्तमान काल मतलब आने वाले समय के बारे में हम बोल रहे हैं कि संभावना है कि आने वाले समय में ये क्रिया पूर्ण होगी। तो उसके जो उदाहरण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। जैसे वह लौटा हो, होगा। वो चलता हो या होगा। उसने खाया हो या होगा, उसने खाया होगा। राम अखबार पढ़ रहा हो या पढ़ रहा होगा। इन वाक्यों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो क्रिया है वो आने वाले समय में हो सकती है, तो इसकी संभावना है। तो संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो या रहे हो आदि आते हैं। ओके, इन पदों का प्रयोग वहां पे किया जाता है। कौन कौन से? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो आदि। इन पदों का अगर वहां पे प्रयोग होता है तो आप सरलता से या आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो उदाहरण दिए गए हैं वो क्या है? संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण है। अगला जो काल है वो है भूतकाल। कौन सा है? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, बीते हुए समय का बोध हो रहा है, उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है उसे हम क्या कह सकते हैं? उस क्रिया को
भूतकाल की क्रिया कह सकते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। ये तीनों जो भी आप वाक्य यहाँ पे देख रहे हैं, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो तीनों भी क्रियाएं हैं वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। वो क्रियाएं क्या है, पहले ही समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त सभी वाक्यों में बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह भूतकाल के वाक्य हैं। ये भी जो क्रिया है, ये जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि तीनों भी जो है वो खा चुका था, मतलब उसका खाना पहले ही वो खा चुका था, मतलब क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है। राम ने अपना पाठ याद किया था, यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये जो क्रिया है पाठ याद करने की, ये क्रिया भी पहले ही हो चुकी है। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, और ये क्रिया भी पहले ही समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त सभी वाक्यों में बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये भूतकाल के वाक्य होंगे। भूतकाल सरल जो चीजें पहले हो चुकी हैं, जैसे आप पहले 8वीं कक्षा में थे तो वो आपके लिए भूतकाल हो गया। आप 10वीं में जाएंगे, वो आपका भविष्य हो गया, और आप आज 9वीं में हैं, यह आपका वर्तमान चल रहा है। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल के वाक्यों के अंत में कौन से शब्दों का, कौन से पदों का प्रयोग किया जाएगा? था, थे और थी, इन पदों का प्रयोग वहां पे किया जाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के जो कुल भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। उपभेद जिसे हम कह सकते हैं, कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल को हम अंग्रेजी में सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। आसन्न भूतकाल को हम कहते हैं रिसेंट पास्ट, पूर्ण भूतकाल को कहते हैं कंप्लीट पास्ट, अपूर्ण भूतकाल इनकम्प्लीट पास्ट, संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट, और हेतु हेतुमत भूतकाल के लिए हम क्या कह सकते हैं? कंडीशनल पास्ट कह सकते हैं। तो हम देखते हैं जो उसके उपभेद हैं उसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अगला है सामान्य भूतकाल। पहले सबसे पहले हम भूतकाल में कौन सा लेंगे? सामान्य भूतकाल, जिसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब अगर कोई भी आप वाक्य पढ़ने के बाद उसमें जो आने वाली क्रिया है वो आप ये नहीं बता सकते कि ये कब हुई है या ये कब क्रिया समाप्त हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल, जहाँ पे क्रिया के होने के समय का हमें बोध ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। मोहन आया, कब आया हमें ज्ञात नहीं। सीता गई, कब गई ये भी हमें पता नहीं। तो श्री राम ने रावण को मारा, कब मारा ये भी हमें यहाँ पे ज्ञात नहीं है, बस हमें पता मारा। सीता चले गई, मोहन आया है। तीनों भी वाक्य पढ़ने के बाद हम समय का सही अनुमान जहाँ पे नहीं लगा सकते तो वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई है, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। सामान्य भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि आते। कौन से पदों का प्रयोग किया जाएगा? आ, ई, ए, इन पदों का प्रयोग वहां पे किया जाता है। अगला देखते हैं आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट। कौन सा है? रिसेंट पास्ट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब अगर आप वाक्य पढ़ने के बाद ये आपको बोध हो जाए क्रिया के बारे में कि वो अभी अभी समाप्त हुई है, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं।
जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल में सूचित होती है। वो क्रिया, वो वाक्य पढ़ने के बाद आपको यह ज्ञात हो जाए कि निकट समय में ही वो समाप्त हुई है, तत्काल में, अभी अभी, तो वो आसन्न भूतकाल कहलाती है। सामान्य भूतकाल के साथ है जोड़ दिया जाए तो आसन्न भूतकाल हो जाता है। अगर सामान्य भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में है और है जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, राम ने अखबार पढ़ा है। इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अभी अभी यही जो क्रियाएं हैं वो समाप्त हुई है। कौन कौन सी? मैंने आम खाया है, कब खाया? अभी अभी। मैं अभी सोकर उठी हूँ, या अध्यापिका पढ़ाकर आई है, कब आई है? अभी अभी आई है। तो जब निकट समय के बारे में हमें पता चलता है और ये भी साथ में पता चलता है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में समाप्त हो चुकी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं अभी भी पूर्ण हुई है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं कहलाती है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, ध्यान रखनी है कि सामान्य भूतकाल के अंत में अगर आप है और हैं ये दो पदों का उपयोग कर देते हैं तो यह क्या हो जाती है? आसन्न भूतकाल की क्रियाएं कहलाती है। ये वाक्य जो है आसन्न भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। अगला हम देखते हैं पूर्ण भूतकाल या कंप्लीट पास्ट जिसे हम कहते हैं। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। अगर वाक्य पढ़ने के बाद या क्रिया को देखने के बाद आपको ये ध्यान में आ जाए या ये बोध हो कि क्रिया जो है वो काफी समय पहले समाप्त हो चुकी है, तो वो क्या होगा? पूर्ण भूतकाल के वाक्य कहलाएंगे। वो क्रिया पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य अगर पहले ही पूर्ण हो चुका है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल के वाक्य या पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहेंगे। सॉरी। जैसे उसने शाम को मारा था, उसने शाम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, राम ने अखबार पढ़ा था। फिर चारों जब हम वाक्य पढ़ते हैं, जैसे उसने शाम को मारा था, मतलब ये मार के बहुत वक्त हो चुका है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था या थे, इन पदों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि यह जो क्रियाएं हैं यह काफी समय पहले हो चुकी है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, मतलब संस्मरण लिख के क्या हो चुका है? काफी समय बीत चुका है। और राम ने अखबार पढ़ा था, अखबार पढ़ के भी काफी समय यहाँ पे बीत चुका है। इसलिए यह जो क्रियाएं हैं, ये वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल के वाक्य कहलाए। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया अपने भूतकाल में अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। कौन से पदों का उपयोग होगा? था, थी, थे, या चुका था, चुकी थी, या चुके थे। इन पदों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य के अंत में होता है तो आप लिख सकते हैं वहां पे कि ये जो वाक्य है वो पूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। या साथ ही साथ जो वाक्य पढ़ने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि ये क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, वो भी वाक्य क्या कहलाएंगे? पूर्ण भूतकाल के वाक्य कहलाएंगे। अगला हम देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। मतलब जिस क्रिया से यह ज्ञात हो जाए कि जो कार्य है वो भूतकाल में संपन्न नहीं हो पाया, शुरुआत उसकी भूतकाल में हुई परंतु वो भूतकाल में समाप्त नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, जब आप सुरेश से मिले थे तब वो क्या कर रहा था? वो गीत गा रहा था, लेकिन गीत गाने की क्रिया पूर्ण हुई क्या? नहीं हुई, इसलिए यह
अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। रीता सो रही थी, राम अखबार पढ़ रहा था। मतलब यहाँ पे जो क्रिया है वो जब आप आखिरी बार आपने देखा तब वो समाप्त नहीं हुई थी, वो क्रिया उस वक्त चल रही थी, इसलिए अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण या इनकम्प्लीट पास्ट कहलाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। मतलब क्रियाएं जो है वो अतीत में आरंभ हो चुकी हैं परंतु अभी वो पूर्ण नहीं हो पाई है, इसलिए ये क्रियाएं जो है वो अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहलाती हैं। अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगता है। वहां पे किन पदों का प्रयोग होगा? रहा था, रही थे, रहे थे, इन क्रियाओं का वहां पे प्रयोग होगा। अगर ये क्रियाएं सॉरी इन शब्दों का वहां पे प्रयोग होगा। अगर ये शब्द आपको वाक्य के अंत में दिखते हैं या क्रिया आपको समझ में आता है कि भूतकाल में तो शुरुआत हुई है परंतु अभी समाप्त नहीं हुए हैं, ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण कहलाते हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जब किसी क्रिया को देखने के बाद या वाक्य पढ़ने के बाद आपको वहां पे शंका प्रकट हो कि वह क्रिया जो है भूतकाल में समाप्त हुई या नहीं हुई, तो वह संदिग्ध भूतकाल के क्रिया कहलाती है। तू गया होगा, बस छूट गई होगी। छूटी या नहीं छूटी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमें शंका प्रकट हो रही है कि शायद बस छूट गई होगी, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। दुकानें बंद हो चुकी होगी, दुकानें जो है बंद हो चुकी होगी, सच में हुई है हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें शंका है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण कहलाएंगे। राम ने अखबार पढ़ा होगा, राम ने अखबार पढ़ा होगा यानी पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है, यह हमें ज्ञात नहीं है, बस हम एक कह रहे हैं कि राम ने अखबार पढ़ा होगा। इस बात पे हमें क्या है, शंका है, डाउट है, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहलाती है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि लगता है। कौन से पदों का प्रयोग होगा? होगा, होगी और होंगे, इन पदों का प्रयोग वहां पे होता है। हेतु मत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट, यहाँ पे एक शर्त रखी जाएगी, एक जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया पे निर्भर करती है। अगर पहली क्रिया समाप्त हो तो ही दूसरी हो सकती है, पहली ना हो तो दूसरी क्रिया भी वहां पे नहीं होगी। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, मतलब एक क्रिया पे अगर दूसरी क्रिया निर्भर कर रही है तो वह हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ है कारण, जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ हो, साथ दो वाक्य में दिया गया हो, वहां हेतुमत भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकती। मतलब क्रिया जो है भूतकाल में होने वाली थी परंतु पहली वाली जो क्रिया है वो न हो सकी, इसलिए वो दूसरी क्रिया भी नहीं हुई। मतलब एक चीज दूसरे चीज पे निर्भर है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर है, डिपेंडेंट है, इसलिए इसे हम हेतुमत भूतकाल या कंडीशनल पास्ट कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। पास कब होते थे? अगर परिश्रम किया होता। मतलब पहली जो क्रिया है, पहला जो वाक्य है वो है परिश्रम करना, दूसरा वाक्य जो निर्भर करता है उस पर वो है पास होना। अगर परिश्रम किया होता तो पास होते, मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे यहाँ पे निर्भर कर रही है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी आती। कब आती थी फसल अच्छी? जब वर्षा होती। मतलब एक क्रिया जो है फसल अच्छी आने की जो क्रिया है वो वर्षा होने की क्रिया पे निर्भर करती है, इसलिए ये वाक्य भी हेतुमत भूतकाल का वाक्य कहलाएगा।
मतलब यहाँ पे एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पे निर्भर है। इस प्रकार के जब आपको वाक्य दिए जाएंगे परीक्षा में, तो आपको सरलता से लिख देना है कि ये हेतु हेतुमत भूतकाल के वाक्य हैं। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया है। ये क्या है? हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहलाती है। और ध्यान रखिएगा, इधर काले मोटे अक्षरों में पेज के अंत में लिखा है शर्त वाला वाक्य, मतलब यहाँ पे शर्त वाला वाक्य होता ही है। भविष्यत काल, जो अगला काल हम सीखेंगे समझेंगे वो है भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। मतलब जो भी क्रिया घटित होने वाली हो, कब होने वाली है? आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए इसको भविष्यत काल की क्रियाएं कहते हैं। वो ना अभी हो रही है ना हो चुकी है, वो आने वाले समय में होगी। जैसे वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा मतलब वो जाने वाला है, वो गया है नहीं, जा रहा है नहीं, वो जाने वाला है, इसलिए भविष्य की बात हो रही है, इसलिए भविष्य काल का उदाहरण कहलाएगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, जाएंगे यानी भविष्य काल की बात हो रही है। किसान खेत में बीज बोएगा, कब बोएगा? भविष्य में बोएगा। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं से पता चलता है कि ये कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। जो कार्य हैं वो कब पूरे होंगे? आने वाले समय में पूरे होंगे। अतः ये भविष्यत काल की क्रिया है। ये जो क्रिया है वो क्या है? भविष्यत काल की क्रिया है। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। क्या क्या आते हैं वहां पे? गा, गी, गे, इन पदों का वहां पे प्रयोग होगा अगर, तो वो भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाएंगे। भविष्यत काल के जो कुल भेद होते हैं, उपभेद, वो 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। ये 3 क्रियाएं वहां पे आप देख सकते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। अगर हमें सामान्य रूप से पता चले कि ये जो क्रिया होने वाली क्रिया है वो भविष्य में होने वाली है, तो उसे हम सामान्य भविष्य काल का उदाहरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, राम अखबार पढ़ेगा, मोहन जयपुर जाएगा। यहाँ पे हमने जो भी वाक्य देखे उसमें क्या है? ये सभी क्रियाएं भविष्य में होंगी। खेलेंगे मतलब खेल रहे हैं नहीं, खेल चुके हैं नहीं। जाएगा, जाने वाला है मतलब गया है नहीं, गया था नहीं। अखबार बेचेगा, बेचने वाला है, बेचा है नहीं, बेचा था नहीं। वैसे ही पढ़ेगा या जाएगा। तो इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे बोध होता है कि ये वाक्य जो पढ़ने के बाद जो क्रियाएं हैं वो आने वाले समय में वो क्रियाएं घटित होने वाली है, मतलब सामान्य भविष्य काल में क्रियाएं घटित होने वाली है। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है। अच्छा, ये सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। सामान्य भविष्य काल में क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगे आदि लगता है। वहां पे क्या लगता है? एगा, एगी, एंगे, उंगा और उंगी, ये पदों का प्रयोग वहां पे होता है। और सरल सी भाषा में अगर हम कहें तो भविष्य में सामान्य ढंग से जो क्रिया होने वाली है जिसका हमें बोध हो रहा है वो सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं कहलाती है।
अगला देखते हैं संभाव्य भविष्य काल। कौन सा है? संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। मतलब जिससे संभाव्य मतलब श्योरिटी नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि हाँ हो सकती है, जब भविष्य में होने का हमें पता चले, लेकिन होगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो ऐसे उदाहरणों को, ऐसे वाक्यों को हम संभाव्य भविष्य काल के वाक्य कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जैसे शायद चोर पकड़ा जाएगा, शायद वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो संभावना है। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, यह भी संभावना है कि शायद हमें अच्छे अंक प्राप्त हो, लेकिन क्या होगा हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए ये भी क्या रहेगा? संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण कहलाएगा। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, मतलब श्योरिटी नहीं है, शायद मैं जा सकता हूं, इसलिए वहां पे संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। ये वाक्य भी इसका उदाहरण माना जाएगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, चांसेस है। यह पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः यह संभाव्य भविष्य काल की क्रिया है। ये क्रिया कौन सी है? संभाव्य भविष्य काल की क्रिया है, इनके आने वाले समय में भविष्य में होने की संभावना है, श्योरिटी नहीं है, चांसेस जैसे। संभाव्य भविष्य काल में क्रिया के साथ ए, ऊ, हो आदि लगता है। अगर वाक्य के अंत में ए, ऊ, ये हो, ये सब पदों का प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। हेतुमत भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर होता है उसे हेतुमत भविष्य काल। जैसे हमने हेतुमत भूतकाल देखा था कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वैसे ही हेतुमत भविष्य काल में भी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, वो आए तो मैं जाऊं, वो कमाए तो मैं खाऊं, यदि मेरी बहन आएगी तो मैं अवश्य चलूंगा, वो पढ़ेगा तो सफल होगा। मतलब आने की क्रिया जाने की क्रिया पे निर्भर करी है। वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है, जाने की क्रिया आने की क्रिया पे निर्भर हो रही है। वो कमाए तो मैं खाऊं, मतलब खाने की क्रिया किस पे निर्भर है? कमाने की क्रिया पे। यदि मेरी बहन आएगी तो मैं अवश्य चलूंगा, चलने की क्रिया किस पे निर्भर है? आने की क्रिया पे निर्भर है। वो पढ़ेगा तो सफल होगा, सफल होने की जो क्रिया है वो पढ़ेगा, पढ़ने की क्रिया पे निर्भर करता है, इसलिए ये हेतुमत भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। हेतुमत भविष्य काल में क्रिया के साथ होगा, ऊंगा, ऊ, हो आदि लगता है। शर्त वाला वाक्य क्या क्या आएगा? होगा, ऊंगा, ऊ, ये पदों का प्रयोग होगा, साथ में शर्त वाला वाक्य होगा, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होगी। अगर पहली क्रिया होती है तो दूसरी क्रिया होगी। अगर ये टाइप के कंडीशंस आपको दी जाती है तो इसे हेतुमत भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, पहले भी आपने निकाला होगा। आपको ये करना है, ये स्वाध्याय है आपके लिए। थैंक यू, आई होप all you understand.